चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं, एक ऐसी जासूसी कहानी को सुलझाने जो छुपी है पदार्थ के सबसे छोटे हिस्से यानी एटम के अंदर। हर खोज कहानी में एक नया मोड़ लाएगी और हमें सच्चाई के और भी करीब ले जाएगी। शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद दिमाग घुमावे। क्या हो अगर ये जो ठोस चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, वो असल में 99.999% खाली हों? अजीब है ना? पर यही सवाल हमें एटम की खोज की कहानी के बिल्कुल बीच में ले जाता है। इसी से पता चलेगा कि साइंटिस्ट्स ने इस अनदेखी दुनिया के राज कैसे खोले। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे साधे आइडिया से। डॉल्टन का मानना था कि एटम बस एक ठोस गोल गेंद जैसा है जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता, पदार्थ का सबसे छोटा आखिरी हिस्सा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, साइंस कभी एक जगह रुकता नहीं है। और यही कहानी में आता है पहला ट्विस्ट। डाल्टन का जो सिंपल सा मॉडल था ना, उसके सामने कुछ नए सबूत आने लगे। 19वीं सदी में बिजली के साथ जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, उनसे पता चल रहा था कि एटम उतना सीधा साधा नहीं है। अरे उसके अंदर भी कुछ है, कुछ ऐसा जिस पर इलेक्ट्रिक चार्ज है। और फिर सीन में एंट्री होती है दो नए किरदारों की, जिन्होंने पुरानी थ्योरी को पूरी तरह से पलट दिया। पहले थे जे थॉमसन, जिन्होंने खोज निकाला इलेक्ट्रॉन को, एक बहुत ही छोटा नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल। और दूसरे गोल्डस्टीन, जिनके काम से हमें मिला प्रोटॉन, एक भारी भरकम पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल। अच्छा, तो अब साइंटिस्ट्स को ये तो पता चल गया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं। लेकिन अगला बड़ा सवाल ये था कि भाई ये अंदर हैं कैसे, मतलब इनकी अरेंजमेंट क्या है। और इसका जवाब देने की पहली कोशिश की जे थॉमसन ने। और ये हैं वो शख्स जे थॉमसन, हमारे इस जासूसी कहानी के पहले बड़े डिटेक्टिव, जिन्होंने पहली बार एटम के अंदर झांकने की हिम्मत की। इनकी खोज ने एटम को देखने का हमारा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। थॉमसन का आइडिया ना बड़ा मजेदार था। उन्होंने कहा, सोचो एटम एक प्लम पुडिंग जैसा है, या चलो तरबूज मान लो। पूरा तरबूज पॉजिटिव चार्ज से भरा है और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो बीज की तरह उसमें जगह जगह धंसे हुए हैं। और पता है, ये मॉडल एक बहुत जरूरी चीज को समझा पाया, वो ये कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होते हैं, मतलब उन पर कोई नेट चार्ज क्यों नहीं होता। सिंपल सी बात थी, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। एक बड़ी पहेली का कितना आसान सा जवाब था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। थॉमसन का मॉडल बस एक शुरुआत थी। पिक्चर में अभी एक और हीरो की एंट्री बाकी थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट लेकर आए जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, रदरफोर्ड का सेटअप बहुत सिंपल था पर जीनियस था। उन्होंने क्या किया, तेज रफ्तार वाले पॉजिटिव चार्ज के अल्फा पार्टिकल्स लिए और इन्हें सोने की एक बहुत ही पतली सी फॉइल पर फायर किया। वो बस ये देखना चाहते थे कि ये पार्टिकल्स फॉइल के आर पार जाकर कहां टकराते हैं। अब देखिए, थॉमसन के तरबूज मॉडल के हिसाब से तो क्या होना चाहिए था, यही कि सारे पार्टिकल्स उस नरम गूदे में से एकदम सीधे निकल जाएंगे। पर जो हुआ वो हैरान करने वाला था। हाँ, ज्यादातर तो सीधे निकल गए, लेकिन कुछ अपनी राह से थोड़ा भटक गए और कुछ तो ऐसे थे जो टकराकर सीधे वापस आ गए, बिल्कुल 180 डिग्री पर। रदरफोर्ड खुद इतने हैरान थे कि उन्होंने कहा, यह तो ऐसा था मानो आपने एक तोप का गोला टिश्यू पेपर पर चलाया और वो टकराकर वापस आप ही को आ लगा। सोचकर देखिए, ये रिजल्ट इतना अनबिलीवेबल था कि इसने एटम के बारे में हमारी पूरी सोच को ही हिलाकर रख दिया। अब इस चौंकाने वाले रिजल्ट को समझाने के लिए रदरफोर्ड को एटम का एक बिल्कुल नया नक्शा, एक नया ब्लूप्रिंट बनाना पड़ा। तो इस एक एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने कई जबरदस्त नतीजे निकाले। पहला, चूंकि ज्यादातर पार्टिकल्स सीधे निकल गए, मतलब एटम का ज्यादातर हिस्सा तो भाई खाली है। दूसरा, जो पार्टिकल्स वापस आए वो जरूर किसी बहुत छोटी, ठोस और पॉजिटिव चीज से टकराए होंगे। इसे उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस, यानी नाभिक। तीसरा, एटम का लगभग सारा वजन, सारा मास इसी छोटे से न्यूक्लियस में होता है। और चौथा, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हैं वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं। और ये खाली जगह कितनी है, इसका अंदाजा लगाइए। अगर एक एटम को एक पूरा फुटबॉल स्टेडियम मान ले, तो उसका न्यूक्लियस मैदान के सेंटर में रखी एक मटर के दाने जितना होगा, बाकी पूरा स्टेडियम खाली। जरा सोचिए। पर रुकिए, रदरफोर्ड का ये सोलर सिस्टम जैसा मॉडल सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी।
फिजिक्स का एक बेसिक नियम है, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो फिर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को घूमते घूमते पॉजिटिव न्यूक्लियस में खिंचकर गिर जाना चाहिए था, पर ऐसा होता तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो कोई भी एटम स्टेबल ही नहीं रहता, मतलब दुनिया में कुछ भी मौजूद नहीं होता। जाहिर है हमारी जासूसी कहानी में अभी एक और पन्ना खुलना बाकी था। पहेली का एक जरूरी हिस्सा अब भी गायब था। और इस गायब हिस्से को ढूंढा नील्स बोहर ने, जिन्होंने एटम के स्टेबल होने की गुत्थी सुलझाई। और उनके साथ थे जेम्स चैडविक, जिन्होंने एटम के तीसरे और आखिरी बड़े पार्टिकल को खोज निकाला। बोहरा का आइडिया सच में एक क्रांति था। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं घूम सकते, उनके घूमने के लिए कुछ खास फिक्स्ड रास्ते या एनर्जी शेल्स होते हैं। और जब तक इलेक्ट्रॉन अपने इस खास ऑर्बिट में है, वो एनर्जी नहीं खोएगा और न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा। ये फिजिक्स को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका था। यहीं से असल में क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया का दरवाजा खुला। और फिर फाइनली 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज के साथ इस पहेली को पूरा कर दिया। न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियस में रहने वाला एक न्यूट्रल पार्टिकल। और बस इसके साथ ही एटम की पूरी फैमिली हमारे सामने थी। सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और बाहर चक्कर काटते हुए इलेक्ट्रॉन। तो अब जब हम एटम के स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं, तो अब हम ये भी समझ सकते हैं कि यही स्ट्रक्चर पूरी केमिस्ट्री को कैसे कंट्रोल करता है। मतलब चीजें एक दूसरे से रिएक्ट क्यों करती हैं। देखिए, किसी भी एटम का केमिकल बिहेवियर इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके सबसे बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे हीलियम को देखिए, इसका बाहरी शेल पूरा भरा है तो ये एकदम शांत, स्टेबल है, किसी से रिएक्ट नहीं करता। वहीं लिथियम के पास एक फालतू इलेक्ट्रॉन है तो वो उसे देने के लिए तैयार बैठा है। और फ्लोरीन, उसे अपना शेल भरने के लिए बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो किसी से भी एक इलेक्ट्रॉन लेने को बेताब है। इसी बिहेवियर को कहते हैं वैलेंसी या संयोजकता। सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाने की ताकत है। और सारा खेल बस उस स्टेबिलिटी को पाने का है, मतलब अपने सबसे बाहरी शेल को पूरा भरने का। तो एक ना टूटने वाली गेंद के आइडिया से शुरू करके एक कॉम्प्लेक्स क्वांटम सिस्टम तक ये सफर वाकई लंबा था। पर क्या ये कहानी यहां खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एटम की इस छोटी सी एनर्जी से भरी दुनिया में अभी और कितने गहरे राज छुपे हैं जो किसी अगले डिटेक्टिव का इंतजार कर